स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्लास 10th का ज्योग्राफी जो चल रहा था अपना, उसमें आज है चैप्टर 2 और आज का जो चैप्टर है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम लोग आज समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसका मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पर प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इंडिया में अभी टोटल इंडिया जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ में से एक है पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि 12 ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके पास मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ है, जिसमें भारत भी एक है अपना। इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होता है, इसके अंदर फ्लोरा और फौना दो तरह की चीज़ें आती हैं। फ्लोरा का मतलब जानवर लो, पेड़ पौधा लो, और फौना का मतलब होता है एनिमल्स वगैरह, ये सब फ्लोरा में आते हैं। बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो ये क्या करता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है हमारे अर्थ पे। किसको मेंटेन करता है, तो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता है, जो हमारा क्लाइमेट सपोर्ट, रेगुलेशन और कल्चरल वैल्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से क्या है और कैसे काम होता है डेली लाइफ में। ठीक है, अब आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो हमारा डेली लाइफ का काम है, वहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स ऐसा है जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, ये आता है फ्लोरा और फौना में, जो कि हमें दिखाता है कि कैसे ये हर फ्लोरा और फौना हमारे लाइफ पे डे बाय डे के काम से जुड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे एस्टिमेटेड सजेशन है जो 10% इंडिया का रिकॉर्ड है। 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ द मैमल्स आर ऑन थ्रेटेंड लिस्ट। अभी क्या है कि बहुत सारे फ्लोरा फौना में दिक्कत ये हो रही है कि 10% इंडिया के अंदर जो फ्लोरा है और 20% जो फौना है इंडिया के अंदर, यानी कि मैमल्स और बाकी चीज़ें, ये अभी खतरे के निशान पर हैं। ठीक है, तो देखिए फ्लोरा फौना को समझते हैं। तो फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ और फौना मीन्स एनिमल लाइफ, जो कि अभी हमने आपको बताया। इंडिया में 47,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज़ हैं और वही 90,000 से ज़्यादा स्पीसीज़ किसके हैं, एनिमल्स के हैं, यानी कि फौना के हैं। और इनमें से 10% जो फ्लोरा है वो थ्रेटेंड में है, और जो 20% फौना है वो अभी थ्रेटेंड में है, कि मतलब वो खतरे के निशान पर है, विलुप्त होने की कगार पर भी जा रहे हैं वो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब डिफरेंट रीजन, जैसे कि हिमालय में, वेस्टर्न घाट में, डेजर्ट में और कोस्टल एरियाज़ में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एक है अपना वैनिसिंग फॉरेस्ट। ठीक है, जो वैनिसिंग फॉरेस्ट का टॉपिक है ये है कि डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंडिया आर स्ट्राजिंग। भारत के अंदर डिफॉरेस्टेशन बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि जो कंट्री है टोटल 79.42 मिलियन हेक्टेयर में जो ये फैला हुआ एस्टिमेटेड है एरिया अपना, जिसमें 24.16%, कितना, 24.16% जो हिस्सा है आपका वो क्या है, तो 21.46% जो हिस्सा है सर आपका वो क्या है कि थोड़ा सा इसको सही कर ले पहले, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जो ये 24.16% है, ये हिस्सा है अपने यहाँ फॉरेस्ट का, जोग्राफिकल एरिया का। ठीक है, और इसमें से 12.2% जो है ये है डेंस फॉरेस्ट का हिस्सा। ये क्या है, तो ये है डेंस फॉरेस्ट का हिस्सा, घने जंगलों का हिस्सा। जंगल का हिस्सा मैंने आपको बताया कि 24.16 जो जोग्राफिकल एरियाज है, और इसमें से 12.2% जो है वो डेंस फॉरेस्ट है, और जो ओपन फॉरेस्ट है वो है 9.14। ओपन फॉरेस्ट कितना है, तो ओपन फॉरेस्ट है 9.14। ये हिस्सा है अपने जोग्राफिकल एरिया का, और इनमें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट बचा कितना, तो 0.14, ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जारी होती है, हर स्टेट अपने हिसाब से करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, ये कब आया था, तो स्टेट फॉरेस्ट रिकॉर्ड आया था 2015 के अंदर। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कब आया, तो ये आया सर 2015 में। और 2015 में जब आया था ना, तो इसके हिसाब से जो डेंस फॉरेस्ट है ना, उसकी जनसंख्या बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी, तो 3775 स्क्वायर किलोमीटर।
3775 स्क्वायर किलोमीटर 2013 के मुकाबले में। जो 2013 में ग्राफ था जंगलों का, डेंस फॉरेस्ट का, उसमें बढ़ोतरी हुई थी कितने से, 3775 स्क्वायर किलोमीटर से इसमें बढ़ोतरी हुई थी। इसमें बहुत सारे कंजर्वेशन भी थे, ठीक है, जैसे कि मेजर ऑफ मैनेजमेंट, इंटरवेंशन एंड प्लांटेशन, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा क्या किया गया, प्लांटेशन क्या क्या पेड़ पौधे लगाए गए, तो इससे क्या हुआ कि इसमें बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिली थी। अब आगे हम लोग समझेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो एग्जिस्टिंग प्लांट स्पेसीज़ हैं और एनिमल की स्पेसीज़ है वो बेस्ट करती है किस पे, तो वो बेस्ट करती है IUCN पे। IUCN पे क्या है, IUCN? IUCN देखिए ये इस नोट्स में लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको कहीं लिख लेंगे कि ये IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार फिर से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUCN। इसका काम है नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई करना और उसको बचा कर रखना। क्या करना, क्लासिफाई करना और उसको संरक्षित रखना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कई अलग अलग वर्गों में किया गया है। पहला है नॉर्मल स्पीसीज़। तो अब नॉर्मल स्पीसीज़ को समझते हैं। स्पीसीज़ जिसका पॉपुलेशन लेवल जो है कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कैटल, सेल, पाइन, रोडेंट, etc। नॉर्मल मतलब क्या, पॉपुलेशन लेवल इज नॉर्मल, जो कि ना खत्म होने की कगार पे है और ना ही एक्सेस है, ये हो गया नॉर्मल। अगला है अपना इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब ऐसा स्पीसीज जो लगभग अब खत्म होने के कगार पर है, जैसे कि ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, ये सब क्या है, खत्म होने के कगार पर है। तो ये है इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या बताया मैंने आपको, एक तो बताया कि ब्लैक बग, एक क्या बताया, तो ब्लैक बग, ब्लैक बक, ब्लैक बक बताया। ब्लैक बक के बाद क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के बाद इंडियन वाइल्ड एस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद इंडियन राइनो है, लायन है, ठीक है, ये संघाई हिरन है, ये सब क्या है, ये सब विलुप्त होने के कगार पर है, तो इनको रखा गया है इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज के अंदर। अब है वल्नरेबल स्पीसीज। तो वल्नरेबल में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर ऐसा स्पीसीज आता है जिसका पॉपुलेशन क्या है, घट रहा है धीरे धीरे। क्या है, घट रहा है धीरे धीरे। मतलब ये क्या हो रहा है ना कि वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में जो पहुंच चुके हैं वो इंडेंजर्ड है, लेकिन वल्नरेबल का मतलब क्या है कि कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो अभी किसकी तरफ जा रहे हैं, वो अभी जा रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ, वो बढ़ रहे हैं, जैसे कि ब्लू शिप, एसोटिक लायन, एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ये सब क्या है, ये सब इस श्रेणी में बढ़ रहे हैं, ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज में। इसके बाद है अपना रेयर स्पीसीज। रेयर का मतलब आपको पता ही है कि एक ऐसा होता है कि स्मॉल पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है, इसकी जनसंख्या क्या है, बहुत ही कम है, और ये बहुत ही जल्दी किस में मिल जाएंगे, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज़ के अंदर ये लोग मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं तो इसमें हिमालयन बोरोन बियर, हिमालयन भालू, वाइल्ड एस्थेटिक बफेलो, जंगली भैंसे जो होते हैं, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल एटीसी, ये सब जानवर क्या आते हैं, रेयर स्पीसीज़ में आते हैं, बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। अगला है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज क्या है, ये एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं। कैसे स्पीसीज होते हैं, छोटे से पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, इनका ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता, और इनका जो जोग्राफिकल एरियाज होता है वो काफ़ी बैरियर में होता है, एक लिमिटेड जगह पर सीमित होता है इनका वो एरिया। जैसे इसमें आते हैं निकोबार में रहने वाले पिजन, अंडमान में रहने वाले पिग, और एक मिथन एक जानवर है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये एक सिमिटेड हो गया कि जो अंडमान में रहने वाले सुअर है, पिग हैं, वो अंडमान में ही रहेंगे, और जो आपको क्या बोलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में जो पिजन रहते हैं वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। और इसमें एक अपना लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट क्या है, ये ऐसी स्पीसीज है जो कभी भी, these are species which are not found after search of known or likely areas where may occurs। ऐसे स्पीसीज जो अब नहीं पाए जाते पृथ्वी पर। इसका सीधा अर्थ समझेंगे क्या कि नो लॉन्गर फाउंड एनीवेयर ऑन अर्थ, मतलब कभी हुआ करते थे लेकिन अब क्या है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे एक जानवर था अपने पास एस्थेटिक चीता, और एक था पिंक हेड डक, पिंक हेड गुलाबी सिर वाला डक था अपने पास, जो कि अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे एस्थेटिक चीता की बात करें तो ये दुनिया का फास्टेस्ट लैंड मैमल था, ठीक है,
और ये यूनिक स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली का यूनिक मेंबर हुआ करता था ये, ठीक है। इसकी जो स्पीड थी वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता था। और अभी के टाइम पे क्या है, 20वीं शताब्दी में लोग बोलते हैं कि ये पाया जाता था, लेकिन अब जो है स्पीसीज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट हो गया 1952 के बाद। यानी कि ये जो एस्थेटिक चीता था ये क्या हुआ 1952 के बाद इस श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि अब ये पृथ्वी से पूर्ण रूप से क्या हो गया, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। काउज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों जंगल खराब हो रहे हैं, क्यों जंगल बर्बाद हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, हमारा पॉपुलेशन अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, खाने का डिमांड बढ़ेगा तो लोगों को क्या करनी पड़ेगी, खेती बढ़ानी पड़ेगी, और खेती बढ़ेगा तो जंगलों को काटना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, शहर बसाने के लिए और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी बहुत सारे पेड़ पौधों को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, जंगलें बर्बाद कर दी गई। इसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल फैक्ट्रीज लगाई गई, पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग, शिकार करना, ओवरग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ज़्यादातर जानवरों को चारा के लिए जो फील्ड एक्वायर की जाती है, जो प्रोवाइड की जाती है, उसमें ओवरग्रेजिंग की भी प्रॉब्लम है। तो ओवरग्रेजिंग होगा तो चारा खत्म हो जाएगा, और चारा खत्म होगा तो लोग नए फील्ड की तरफ देखेंगे। तो जब नया फील्ड देखा जाएगा तो नए फील्ड में फिर जंगलों की कटौती होगी और फिर दिक्कत होगा लोगों को। अब इसी करीब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा डेवलप किया गया सिग्निफिकेंटली, जिसके कारण बहुत सारे जंगलों को क्लियर कर दिया गया। जैसे 1951 से लेकर के अभी तक में 5000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को क्या क्या किया गया, क्लियर कर दिया गया रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। 5000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग के लिए जो है जंगलों को रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए क्लियर कर दिया गया। फिर बाद में अभी भी हम लोग काउंटिंग कर ही रहे हैं प्रोजेक्ट की, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, अभी उसमें 40,000 हेक्टेयर जंगलों को काटा गया, ठीक है। जो अपना माइनिंग का प्रॉब्लम है, तो माइनिंग में देखिए, माइनिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बिहाइंड डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के अलावा भी माइनिंग में बहुत सारा परेशानी होता है। जैसे बॉक्सा टाइगर रिजर्व बंगाल में चलाया जा रहा है, ये सीरियसली बहुत ही थ्रेटेंड चीज़ है, ठीक है। लोगों को दिक्कत इससे हो रही है, क्योंकि डोलमाइट माइनिंग हो रही है, बहुत हैवी तरीके से हो रहा है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जिनका हैबिटेट खराब हो जाएगा और उनका जीवन तहस नहस कर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपना जान बचाने के लिए माइग्रेशन करेंगे, और माइग्रेशन करके कहीं और वो निकल जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी अभी काम चल रही हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है और होते रहेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, पहले समझ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे, तो सबसे पहले समझिए कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जंगलों को बचाना और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना। सस्टेनेबल का मतलब पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था कि फ्यूचर के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक रैपिड डिक्लाइन है, जो कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम इसेंशियल। जिस तरह से बहुत ही तेज़ी से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, उसके लिए कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी है कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि भैया आखिर जंगलों को बचाना क्यों है, हम काट देते हैं, घर बना लेते हैं, खेती कर लेते हैं, क्यों ज़रूरी है इसको बचाना, ठीक है। तो देखो ज़रूरी इसलिए है कि हमारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। मतलब कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमारा है ना, वो वाटर, एयर और सॉइल से मिल करके चलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको बचाएंगे तो ये हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचा के रखेगा, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसका, प्लांट्स का और एनिमल का, जो कि बेटर ग्रोथ करेगा स्पीसीज़ के लिए, ठीक है, और ब्रीडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, हम लोग खेती में क्या जानते हैं कि हम लोग खेती डिपेंड कर रहा है हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप पे, जो हम शुरू से उपजाते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली हमारा जो पुराना चल रहा है उस पर निर्भर करता है। फिशरीज जो मछली पालन है वो भी बहुत ही हैविली डिपेंडेंट है मेंटेनेंस पर, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस पर। अगर हम सब कुछ काट देंगे, नदी नाले सुखा देंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। इसी कड़ी में 1960s और 1917 में कंजर्वेशन का नया डिमांड उठा, और जब डिमांड उठा तो लोगों ने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का बात आया। जब जब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि
इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया गया, और कब पास किया गया, तो 1972 में किया गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 1972 में लाया गया इसको, ठीक है। इसके कई सारे प्रोविज़न थे ताकि ये किसको बचा सके, तो हैबिटेट्स को बचा सके, जो जानवरों का नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या कहा जा सके, बचाया जा सके। और इसका काम था जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, और उसको बचाने के लिए जो हंटिंग वगैरह हो रहा है उसको लीगल प्रोटेक्शन देना, ताकि हंटिंग वगैरह रुक सके और हैबिटेट को दोबारा से रिक्रिएट किया जा सके और जानवरों को प्रॉपर जगह मिले, ठीक है। इसी कड़ी में एक चीज़ लॉन्च किया गया, आगे लॉन्चिंग के बाद में करेंगे आगे। अभी हम बात करते हैं इसी कड़ी में क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, धीरे धीरे नेशनल पार्क्स बनाना शुरू किया। बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बहुत सारा नेशनल पार्क बनाना शुरू किया। और नेशनल पार्क का क्या काम था, तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी शुरू की, जहाँ पर ये काम किया जाता था जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता था, ठीक है। अब जो जाने वाला है इंडेंजर्ड में, जो ख़त्म होने वाला है, जो वल्नरेबल में जाने वाला है, उसको बचाया जा सके। जैसे कश्मीर स्टैग और होंगोल, ये दो पक्षी है, इसको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को 3 भाग में बांटा गया, एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और एक होता है घड़ियाल कैटेगरी। इनको बचाने का जो काम शुरू किया गया। एस्थेटिक लायन हो गया, बाकी अदर जानवर हो गए, और मोस्ट ऑफ द इंडियन एलिफेंट, जितने भारतीय प्रजाति के हाथी थे, ब्लैक बक जिसको हम लोग चिकारा के नाम से जानते हैं, तो चिकारा को प्रोटेक्शन दिया गया, सभी चीज़ों को प्रोटेक्शन दिया गया। अब ये प्रोटेक्शन कैसे, किसके थ्रू दिया गया, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। हम लोग क्या करते हैं ना, हम इंसान अपने लालच के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार करके जानवरों के चमड़े को बाहर बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, ये मुहिम चालू की। अब हम लोग बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, तो भैया 1973 में लॉन्च हुआ था। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 के अंदर, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ जो टाइगर है वो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ का एक की चीज कड़ी है, बहुत बड़ा कड़ी है, जिसको बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जब अथॉरिटीज़ को लगा कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको बचाने का मुहिम शुरू किया। अब कम कैसे हो गया, कम हो गया कि धीरे धीरे कम हो गया। जैसे 1827 बचा, मतलब थे 55,000 और बचे कितने, तो 1827 बचे। तो अब ये थोड़ा सा एक टेंशन की बात हो गई कि अगर इस तरह से स्पीसीज़ कम होगा तो क्या होगा। तो कम करने के लिए क्या किया गया कि पोचिंग फॉर ट्रेडिंग, जो इलीगल शिकार होता था उसको रोकना शुरू किया गया। श्रिंकिंग हैबिटेट, जो हैबिटेट कम होते जा रहा था वो भी एक कारण था। डिप्लेशन ऑफ प्रे, बेस्ट स्पेसीज ग्रोज ह्यूमन पॉपुलेशन एटीसी, इंसान का जो जीवन है वो आगे बढ़ रहा है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, परिवार बड़ा हो रहा है, तो जंगलें काटी जा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा था, स्पीसीज़ को दिक्कत हो रहा था। और साथ ही साथ यहाँ क्या होता था, ट्रेड किया जाता था टाइगर के स्किन का, उसके हड्डियों का, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में मेडिसिन बनाने में, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है, वहाँ से बहुत सारे जगहों पर क्या हो रहा था कि इनके बोन्स को, इनके स्किन्स को दवा बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा था, जो कि काफ़ी गलत था, ठीक है। लगभग 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दिस 2 नेशंस बिकम प्राइम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पोचिंग और इलीगल हंटिंग से, क्योंकि सारे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन बनकर लॉन्च हुआ 1973 में। एक बहुत बड़ा कैंपेन के तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया, कब, 1973 में। और इसका काम था कि टाइगरों को बचाना, उन पर देखना, देखभाल करना और उनको बचा करके रखना। अब इस कड़ी में सरकार ने बहुत सारा काम किया, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में बनाया गया, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में बनाया गया, एंड प्रयार टाइगर रिजर्व इन केरला में बनाया गया। ये सब कुछ टाइगर रिजर्व है इंडिया के जो प्रमुख हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे नेम
सम टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो आप लिख सकते हैं कि कोबाट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, क्योंकि नोट्स में मैंने सिर्फ मेन पॉइंट कवर किया है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जिससे आप क्वेश्चन आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी मैंने आपको बताया नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। ये ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी लिमिट में है, कि तुम 100 ग्राम कोई चीज़ यहाँ से उठा सकते हो, तुम 10 पत्ता तोड़ सकते हो, तुम एक पेड़ काट सकते हो महीने में, साल में, तो लिमिटेड है। नेशनल पार्क स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ जानवर रहेंगे और कोई नहीं जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड रिसर्च, और ये बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी सिवाय एक चीज़ की, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम होगा, कंजर्वेशन का काम होगा और रिसर्च का काम होगा, ठीक है। अब इसमें कम्युनिटीज़ ने क्या रोल निभाया, ठीक है। अब इसमें कम्युनिटी जो समुदाय है उसका क्या रोल रहा? तो समुदाय ने सबसे पहला काम किया कि एक आंदोलन शुरू किया, चिपको आंदोलन, ठीक है, 1973। चिपको आंदोलन के थ्रू लोगों को इनकरेज किया गया पेड़ बचाने के लिए। इसमें क्या करते थे लोग कि जा कर के और पेड़ को गले लगाकर खड़े हो जाते थे कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुहिम रहा जहाँ पर लोगों ने मिलकर रिजर्व फॉरेस्ट का काम शुरू किया, जहाँ पर उनको लगा कि अब क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। तो चिपको मूवमेंट भी आपके एग्जाम में आता है। तो चिपको मूवमेंट कब लाया गया? तो 1973 में लाया गया। JMF ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करता था फॉरेस्ट के संरक्षण में। लोकल कम्युनिटीज़ को क्या करता था? अपने पास लाता था, अपने अंदर ऐड करता था कि आप भी हमारे साथ जंगल को प्रिजर्व करने में काम करिए। अगला जो हमारा है वो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इन इंडिया है। अब जंगलों को किस किस भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो जितना फॉरेस्ट का एरिया है उसका आधा उसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। उसको किस में कर चुके हैं? रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कंजर्वेशन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के लिए बहुत ही कंसर्न है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारा काम किया जंगल को बचा कर रखने के लिए। अगला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटीज़। यहाँ पर क्या है कि कुछ एक्टिविटी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि 1/3 जो हिस्सा है जंगल का वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है कि भविष्य में जो नुकसान हो रहा है, जो डिप्लेशन हो रहा है, उससे बचने के लिए। एक है अनक्लास्ड। तो अनक्लास्ड में क्या है कि ये ऐसा फॉरेस्ट है जो वेस्टलैंड से बिलोंग करता है और गवर्नमेंट का प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ है। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को इसको दे दिया, ठीक है। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल्सो रेफर टू परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। रिवर्स्ड और प्रोटेक्टेड को परमानेंट फॉरेस्ट में भी रखा गया है, जो मेंटेनेंस पर्पज से यूज़ किया जाता है, मेंटेनेंस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये रहा आपका चैप्टर। और आप जो है अब थोड़ा सा आपको जो है जैसे चिपको मूवमेंट के बारे में जो आप अभी देख रहे हो, तो फेमस चिपको मूवमेंट ये हिमालयाज, ये एक सक्सेस हिमालय से शुरू हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा। क्या रहा? सक्सेसफुल रहा डिफोरेस्टेशन के खिलाफ, कि बहुत सारे पेड़ को बचाया गया, ठीक है। इसके बाद एक आंदोलन आया, बीज बचाओ आंदोलन। टेहरी में इसको शुरू किया गया था, नवदयाना में, और इसने भी बहुत सारा एडिक्वेट लेवल पर चीज़ें की, बहुत सारा काम हुआ और प्रोग्राम वगैरह कई सारे आए। जैसे उड़ीसा में 1988 में स्टेट ऑफ उड़ीसा ने पास किया कि रेजोल्यूशन पास किया जंगलों को बचाने के लिए, JFM के तहत डिपेंड होकर के कई सारे विलेजेस में कई सारे काम किए गए। तो दोस्तों ये था अपना आज का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। रोज़ वीडियो आ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।